हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आपकी तैयारी को चार चांद लगाने मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं कुछ की कॉन्सेप्ट पर बात करना चाहता हूँ। बोर्ड में टोटल 20 एमसीक्यू पूछे जाते हैं और उस टोटल 20 एमसीक्यू में से 14 टू 15 जो एमसीक्यू होता है वो बिल्कुल ही डायरेक्ट होता है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू पूछे जाते हैं। उसके बाद जो 5 टू जो 6 एमसीक्यू होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं। अगर कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू को सही करना है तब आपको पीवाईक्यू करना होगा, पिछले साल के एमसीक्यू को देखना होगा, समझना होगा, तब जाकर 5 टू 6 कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू को सही कर पाते हैं। ओके, लेकिन जो डायरेक्ट एमसीक्यू है जिसका वेटेज ज्यादा है 14 टू 15 है, अगर उसको सही करना है तब आप इस वीडियो को देखिए और 14 टू 15 एमसीक्यू आप डायरेक्टली इस वीडियो को देखने के बाद आप सही कर लीजिएगा। और डायरेक्ट एमसीक्यू को 4 वीडियो के थ्रू हम लोग कवर करने वाले हैं। पहले वीडियो में हम लोग पूरा सिविक्स कवर कर लेंगे, देन हिस्ट्री पूरा कवर कर लेंगे, देन जियोग्राफी पूरा कवर कर लेंगे एंड देन इकोनॉमिक्स पूरा कवर कर लेंगे। तो 4 वीडियो के थ्रू जो है से कि हम लोग डायरेक्ट एमसीक्यू को कवर करने जा रहे हैं। तो पहला वीडियो जो होगा वो सिविक्स के लिए होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिविक्स चैप्टर 1 का एमसीक्यू करने वाले हैं। वैसे एमसीक्यू जो डायरेक्ट जो है से कि बोर्ड में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो फर्स्ट एमसीक्यू ये है कि इन बेल्जियम आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन 59% लिव इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक विच लैंग्वेज। बोला गया कि बेल्जियम में जो टोटल पॉपुलेशन है उस टोटल पॉपुलेशन का जो 59% जो पॉपुलेशन है वो किस रीजन में रहता है, फ्लेमिश रीजन में रहता है। और कौन से लैंग्वेज को बोलता है, तो कौन से लैंग्वेज को बोलता है, डच लैंग्वेज को बोलता है। तो बेल्जियम के रिगार्डिंग जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है वो शायद आपको याद ही होगा कि 59% फ्लेमिश रीजन में रहता है, डच लैंग्वेज बोलता है। और जो 40% जो पॉपुलेशन है वो वॉलोनिया रीजन में रहता है। और वो लोगों की जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज है आपको फ्रेंच लैंग्वेज है। अगर बात कर लिया जाए जर्मन की तो 1% जो बेल्जियम है वो जर्मन लैंग्वेज को बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि इन बेल्जियम देयर वेर टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग एंड डैश स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग 1950 एंड 1960। तो 1950 और 1960 के बीच किन दो कम्युनिटी के बीच जो है बेल्जियम में टेंशन था। तो पहला कम्युनिटी तो यहाँ डच दिया ही हुआ है और यहाँ पर दूसरा कम्युनिटी कौन सा हो जाएगा, फ्रेंच हो जाएगा। मेजरली तो 2 ही कम्युनिटी थे, 59% डच थे और 40% फ्रेंच थे। तो जो टेंशन होगा इन्हीं 2 कम्युनिटी के बीच होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन द आइलैंड नेशन ऑफ श्रीलंका, जो आइलैंड नेशन श्रीलंका है, श्रीलंकन तमिल पॉपुलेशन इज कंसंट्रेटेड इन विच पार्ट ऑफ द कंट्री। बोला गया कि जो आइलैंड नेशन श्रीलंका है उस श्रीलंका में जो श्रीलंकन तमिल है, क्या बोला गया कि जो श्रीलंकन तमिल है, मिला जुला कर जो आपको मैप देखने को मिलेगा वो इसी साइज में देखने को मिलेगा। ओके, तो श्रीलंकन तमिल जो पॉपुलेशन है वो इस देश के कौन से हिस्से में कंसंट्रेट करते हैं, कौन से हिस्से में रह रहे हैं। तो आप मैप को देखिएगा तो आपको वहां पर क्लियरली नजर आएगा कि वो उस देश के नॉर्थ पार्ट में और जो है से कि ईस्ट पार्ट में रहते हैं। तमिलों की जो पॉपुलेशन है वो नॉर्थ साइड है और ईस्ट साइड है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नॉर्थ एंड ईस्ट। करेक्ट ऑप्शन विल बी नॉर्थ एंड ईस्ट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मोस्ट ऑफ सिहाला स्पीकिंग पीपल ऑफ श्रीलंका आर। जो सिहाला स्पीकिंग जो लोग हैं श्रीलंका के वो क्या हैं, क्रिश्चियन है, हिंदू है, बुद्धिस्ट है या अदरवाइज मुस्लिम है। तो सिहाला स्पीकिंग जो लोग हैं दे वेर बुद्धिस्ट, उनका जो रिलीजन है वो बुद्धिज्म है। सो दैट्स वाई उनको आप क्या बोलिएगा कि वो एक बुद्धिस्ट है। अगर तमिलों की बात कर लिया जाए
तो तमिल या तो हिंदू हैं या तो मुस्लिम है। ओके, चलिए ठीक है। अगर इनका पॉपुलेशन परसेंटेज को अगर देख लिया जाए तो इनका पॉपुलेशन परसेंटेज 74% है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन विच ईयर। श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री कब बनता है? तो 1948। ये डायरेक्ट जो है श्रीलंका वाला टॉपिक में जो है फर्स्ट लाइन ही है, श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री 1948। ओके, देन है कि इन विच ईयर एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिहाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज दस डिसरिगार्डिंग तमिल लैंग्वेज। कौन से साल में एक एक्ट पास किया गया जिस एक्ट के थ्रू ये रिकॉग्नाइज किया गया कि सिहाला एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज होगा श्रीलंका का, और इस तरह से आप कह सकते हो कि तमिल लैंग्वेज को क्या किया गया? डिसरिगार्ड किया गया। तो दैट एक्ट वाज पास्ड इन 1956। इसके साथ साथ 1956 में इस बात का भी प्रोविजन किया गया कि जो प्रीफरेंस है यूनिवर्सिटी पोजीशन के लिए और गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो प्रीफरेंस सिहाला एप्लीकेंट्स को दिया जाएगा। इसके साथ साथ नए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किए गए जिसमें इस बात को प्रिस्क्राइब किया गया कि जो स्टेट है, मतलब जो राज्य है, दैट विल प्रोटेक्ट एंड प्रमोट बुद्धिज्म। बुद्धिज्म रिलीजन को प्रोटेक्ट भी करेगा और उसको प्रमोट भी करेगा। ओके, तो दैट विल बी गोइंग टू बी डन इन द 1956। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डैश इज एन इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी डच फ्रेंच जर्मन स्पीकिंग नो मैटर वेयर दे लिव। बोला गया कि कौन सा ऐसा गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन सा ऐसा गवर्नमेंट है जो एक लैंग्वेज बोलने वाले कम्युनिटी के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, चाहे वो लैंग्वेज बोलने वाला डच हो, फ्रेंच हो या जर्मन हो। इस बात से मैटर नहीं करता है कि वो देश के किस हिस्सों में रह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा गवर्नमेंट हो जाएगा? तो ये जो स्टेटमेंट है वो कम्युनिटी गवर्नमेंट के रिगार्डिंग सही है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन ऑफ द बेल्जियम। बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट था वो डच, फ्रेंच और जर्मन जो भी लैंग्वेज बोलते थे, इन लोगों के द्वारा इलेक्ट, उनके जो मेंबर थे, कम्युनिटी गवर्नमेंट के जो मेंबर थे, उस मेंबर को इलेक्ट किए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन बनाया गया, कई सारे यूरोपियन कंट्री साथ मिलकर ट्रेड को बेहतर करने के लिए यूरोपियन यूनियन बनाते हैं। तब बोला गया कि किस रीजन को जो है कि हेडक्वार्टर के रूप में चुना गया, विच वाज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर उसको जो है कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? ब्रसेल्स, पेरिस, लंदन एंड ज्यूरिख। ज्यूरिख जो है वो स्विट्जरलैंड का सबसे लार्जेस्ट सिटी है, तो ये आपको क्या हो जाएगा? ब्रसेल्स हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रसेल्स है। ब्रसेल्स दैट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। ब्रसेल्स जो बेल्जियम का क्या है? कैपिटल है। तब ब्रसेल को चुना गया है हेडक्वार्टर के रूप में। किसके हेडक्वार्टर के रूप में? यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर के रूप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग इज फॉल्स। कौन सा जो स्टेटमेंट है वो पावर शेयरिंग के रिगार्डिंग फॉल्स है, पावर शेयरिंग के रिगार्डिंग गलत है? पहला स्टेटमेंट क्या है कि पावर शेयरिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। पावर शेयरिंग जो है वो हेल्प करता है सोशल कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने में, तो बिल्कुल सही है। पावर शेयरिंग होगा तो अलग अलग जो सोशल ग्रुप रहते हैं उनके बीच जो कन्फ्लिक्ट हो सकता है उस कन्फ्लिक्ट को कम कर देता है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू हेल्प टू एस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल ऑर्डर। बोला गया कि पावर शेयरिंग एक अच्छा तरीका है कि अगर पॉलिटिकली अगर देश को स्टेबलाइज करना है ना, एस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल ऑर्डर, मैंने पॉलिटिकल ऑर्डर को स्टेबलाइज करना है, तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि पावर को आप क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए। तो ये भी क्या है? ये भी आपको क्या है? ट्रू है, और ये भी क्या है? ट्रू है। ठीक है, देन है कि पावर शेयरिंग इज नॉट वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग जो है
वो डेमोक्रेसी का स्पिरिट नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, और यहां बोलेगा कि नोट, इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और पूछा ही गया है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो पावर शेयरिंग के रिगार्डिंग फॉल्स है, तो दिस विल बी द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग पावर शेयरिंग। ओके, ऑल ऑफ दिस तो ये होगा ही नहीं, सब तो ठीक है, तो सी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्या है कि डैश, डैश मीन्स अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर कल्चर। बोला गया कि किसका, यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं, इथनिक, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म। किसका मतलब ये होता है कि एक तरह का सोशल डिवीजन, और वो सोशल डिवीजन किसके बेसिस पर होना चाहिए, शेयर्ड कल्चर, मतलब कल्चर के बेसिस पर जब सोसाइटी को डिवीजन करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो डैट विल बी नोन एज इथनिक। डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी तो एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। सेकुलरिज्म, तो सेकुलरिज्म में क्या होता है कि किसी भी गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है, तो उस पॉलिसी को हम लोग सेकुलरिज्म कहते हैं। इथनिक का मतलब क्या होता है कि इथनिक मीन्स अ सोशल डिवीजन and that is based on the shared culture, that is based on the common culture. तो this is the meaning of ethnic. okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला गया कि इज अ बिलीफ, डैश इज अ बिलीफ दैट मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स। बोला गया कि कौन सा ऐसा बिलीफ है, कौन सी ऐसी बिलीफ है, कौन सी ऐसी विश्वास है जिसके थ्रू जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होते हैं अपने तरीके से किसी भी देश में क्या कर सकते हैं, वो रूल कर सकते हैं। मेजोटेरियनिज्म है, माइनॉरिटेरियनिज्म है, सेकुलरिज्म है, या डी नन। तो ये आपको क्या हो जाएगा, मेजोटेरियनिज्म। एक्चुअली मेजॉरिटी कम्युनिटी का मतलब कि मान लीजिए कि एक देश है, मान लीजिए कि एक देश ए है, वहां पर कई सारे जो है पॉपुलेशन का ग्रुप है, मान लीजिए कि A1 है, और इसका जो पॉपुलेशन है वो 60% है। ये सेकेंड नंबर ग्रुप है जिसका पॉपुलेशन परसेंट 10% है। ये थर्ड नंबर है, इसका आपका कितना है 15%। अभी टोटल कितना हो गया, 60 + 10 70 एंड 70 + 15 आपका 85 हो गया। मान लीजिए कि ये फोर्थ ग्रुप हो गया, तो इसको 5% रख लेते हैं, और फिफ्थ ग्रुप को फिर से रख लेते हैं 10%। तो यहाँ पर मेजॉरिटी ग्रुप कौन सा हो गया, मेजॉरिटी ग्रुप जो है वो 1 है, जिसका पॉपुलेशन क्या है 60%, मतलब जिसका पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा हो, उस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, मेजॉरिटी ग्रुप। अब ये मेजॉरिटी ग्रुप जिस देश में रह रहा है उस देश में अपने हिसाब से वो जैसे चाहे वैसे शासन कर सकता है, तो उस बिलीफ को, उस सोच को हम लोग क्या कहते हैं, मेजोटेरियनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, मेजोटेरियनिज्म। ओके, ये डायरेक्ट टॉपिक है, मेजोटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका में जो शासन हुआ था वो मेजॉरिटी कम्युनिटी के मतलब बेसिस पर हुआ था। मेजॉरिटी कम्युनिटी जिस तरह से चाहे वहां शासन किए हैं। ओके, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, बेल्जियम हैज बॉर्डर विथ फ्रांस, नीदरलैंड एंड डैश विच। बोला गया कि बेल्जियम का जो बॉर्डर है, बेल्जियम का बॉर्डर जो है फ्रांस से मर्ज करता है, देन नीदरलैंड से, एंड देन यहाँ पूछा गया कि और किससे मर्ज करता है। तो बेल्जियम का जो बॉर्डर है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, उसके बाद क्या हो जाएगा, जर्मनी। 4 देशों से जो है बेल्जियम का बॉर्डर कनेक्टेड है, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, और एक और क्या हो जाएगा, लक्समबर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 देश हैं जिस 4 देश से बेल्जियम जो है अपने बॉर्डर को क्या करता है, शेयर करता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर जर्मनी होगा। अगर लक्समबर्ग भी होता तो लक्समबर्ग में भी हम लोग टिक कर सकते थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया कि व्हाट इज अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप विद इन अ कंट्री दैट बिकम सो इंटेंस दैट इट अपीयर लाइक अ वार। बोला गया कि क्या है जो एक तरह का वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट है, हिंसक कॉन्फ्लिक्ट है। अपोजिंग ग्रुप माने एक ग्रुप है जो क्या कर रहा है, दूसरे ग्रुप को या गवर्नमेंट को अपोज कर रहा है, और वो इतना ज्यादा टेंस है, इतना ज्यादा हो रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे मानो उस देश में वार चल रहा हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिविल वार कहते हैं, प्रॉक्सी वार कहते हैं, या कॉलोनियल वार कहते हैं, या डी नन।
या मतलब कुछ भी नहीं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिविल वार। अगर इसका हिंदी अगर जानना है तो इसका हिंदी क्या होता है, गृह युद्ध। गृह का मतलब जानते ही होते हैं घर, गृह युद्ध माने देश के अंदर जो जो वार चल रहा होता है उस वार को हम लोग सिविल वार कहते हैं। प्रॉक्सी वार किसको कहा जाता है, तो प्रॉक्सी वार उसको कहते हैं जहां पर कोई कंट्री, मतलब एक दो कंट्री आपस में लड़ रहा है और एक जो थर्ड कंट्री है वहां पर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रॉक्सी वार कहते हैं। ठीक है। कॉलोनियल वार किसको कहा जाता है, तो जब एक कॉलोनी दूसरे कॉलोनी से लड़ते हैं तो उसको हम लोग कॉलोनियल वार कहते हैं। ठीक है। नन का मतलब तो जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो टर्म इलम है, इलम का मतलब क्या है, तो इलम एक्चुअली इट्स अ तमिल वर्ड और इलम का मतलब क्या है, अस्टेट। जो तमिल लोग थे, जो तमिलों की जो डिमांड थी वो तमिलों की जो डिमांड थी वो तमिल स्टेट की डिमांड थी, इलम की डिमांड कर रहे थे, तमिल इलम की डिमांड कर रहे थे। और तमिल इलम कहने का मतलब क्या है कि दे आर टॉकिंग अबाउट, दे आर डिमांडिंग अबाउट द तमिल स्टेट। तो इलम का मतलब क्या हो गया यहां पर, स्टेट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पावर शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल इज आल्सो कॉल्ड। जब पावर को जो है अलग अलग लेवल में अगर शेयर किया जाए, लेवल 1, 2 और 3, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो दैट विल बी नोन एज अ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। जब पावर को डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच शेयर किया जाए बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, तो दैट विल बी नोन एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। लेकिन जब वर्टिकली जब हम लोग शेयर करते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच शेयर करते हैं, तो उसको हम लोग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी। बेल्जियम हैज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो बेल्जियम है, बेल्जियम में जो गवर्नमेंट बनी है वो गवर्नमेंट किसके प्रिंसिपल पर बनी है, किसके सिद्धांत पर बनी है, मेजोरिटेरियनिज्म के सिद्धांत पर बनी है, एकोमोडेशन के सिद्धांत पर बनी है, सी बोथ है, ए एंड बी दोनों के सिद्धांत पर बना है, या डी नन किसी के सिद्धांत पर नहीं बना है। तो क्या हो जाएगा, एकोमोडेशन। बेल्जियम में जो गवर्नमेंट बनी है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एकोमोडेशन, एंड श्रीलंका में जो गवर्नमेंट बनी है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। तो यहां पर चैप्टर 1 का जो डायरेक्ट एमसीक्यू है वो डायरेक्ट एमसीक्यू क्या हो जाता है, कंप्लीट हो। ओके, नाउ मूव टुवर्ड द सेकंड चैप्टर। और सेकंड चैप्टर से क्या क्या जो एमसीक्यू है वो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। और जो सेकंड चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर आपका फेडरलिज्म। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। कौन सा यहाँ पर जो कंट्री है वो जहां पर यूनिटरी सिस्टम है। ठीक है, बेल्जियम, श्रीलंका, सी बोथ बेल्जियम एंड श्रीलंका, एंड डी नन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि फेडरलिज्म के रिगार्डिंग ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, फेडरलिज्म में फेडरल सिस्टम की भी चर्चा की गई है और यूनिटरी सिस्टम की भी चर्चा की गई है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जहां पर यूनिटरी सिस्टम है, तो श्रीलंका में यूनिटरी सिस्टम है। अगर बेल्जियम की बात कर लिया जाए तो बेल्जियम में फेडरल सिस्टम है। ठीक है, तो यहां श्रीलंका हो जाएगा। ओके, डैश डैश मेड शिफ्ट फ्रॉम अ यूनिटरी सिस्टम टू अ फेडरल सिस्टम ऑफ कंट्री। बोला गया कि फिर से जो मिला जुला कर जो ऑप्शन है, ऑप्शन तो सेम ही है, कि कौन सा ऐसा देश है जिसने क्या किया, अपने यहाँ यूनिटरी सिस्टम से शिफ्ट होकर किसमें चला गया, फेडरल सिस्टम में चला गया। तो यहां पर हो जाएगा बेल्जियम। बेल्जियम में पहले यूनिटरी सिस्टम था, पहले क्या था वहां पर, यूनिटरी सिस्टम, लेकिन बाद में वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किए गए और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने के बाद यूनिटरी सिस्टम से वो किस में शिफ्ट हो गया, फेडरल सिस्टम में हो गया। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा बेल्जियम। मतलब करेंटली बेल्जियम में फेडरल सिस्टम है, करेंटली श्रीलंका में जो है कि आपको यूनिटरी सिस्टम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेंसस, यहाँ 2011 हो जाएगा। एज पर सेंसस ऑफ 2011 इंडिया हैज डैश शेड्यूल लैंग्वेज। शेड्यूल लैंग्वेज बोला गया कि सेंसस 2011 के बेसिस पर अगर देखा जाए
तो भारत में कितने शेड्यूल लैंग्वेज है, कितने लैंग्वेज ऐसे हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल लैंग्वेज डिक्लेयर किए गए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 हो जाएगा। ये आपको चैप्टर 2 में वो सारा शेड्यूल लैंग्वेज दिया हुआ है। कभी कभी तो क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि विच इज अ शेड्यूल लैंग्वेज, और 4 ऑप्शन रहते हैं, तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एक आध क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। तो अभी करेंटली जो है हमारे देश में 22 लैंग्वेज को शेड्यूल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फ्लोइंग एज एन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, कौन सा जो देश है वो किसका एग्जाम्पल है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल कौन सा है, इंडिया। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल आपका है इंडिया, यहाँ पर दिया हुआ है इंडिया। इंडिया के बाद आपको हो जाएगा बेल्जियम, बेल्जियम इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। एंड देन आपका क्या हो जाएगा स्पेन। ये 3 देश ऐसे हैं जहां पर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। अगर कमिंग टुगेदर फेडरेशन की बात कर लिया जाएगा तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन यूएसए में है, स्विट्जरलैंड में है, और फिर कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ये जो देश है इन देशों में कमिंग टुगेदर फेडरेशन है और इन देशों में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। चीजें क्लियर है, और यहां तक चीजें क्लियर है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। आ गया क्वेश्चन कमिंग टुगेदर फेडरेशन से, तो आंख बंद कर आपको क्या कर देना है, स्पेन टिक कर देना है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, सॉरी इट्स अ ह्यूज मिस्टेक। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का यहां पर एग्जाम जो हो जाएगा वो यूएसए हो जाएगा। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, देखिए कमिंग टुगेदर फेडरेशन का यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, तो यूएसए हो जाएगा यहां पर कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, स्पेन, बेल्जियम और इंडिया तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल है। ओके, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको यूनियन लिस्ट में जो है शामिल किया गया है। बैंकिंग, तो बैंकिंग भी, डिफेंस भी, फॉरेन अफेयर भी, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। बैंकिंग, डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी हो गया, ये सब जो सब्जेक्ट है दीज आर द पार्ट्स ऑफ यूनियन लिस्ट। ये सारे सब्जेक्ट किसका पार्ट है, यूनियन लिस्ट का पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग सब्जेक्ट आर इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जो है कि स्टेट लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। तो एग्रीकल्चर भी है, इरिगेशन भी है, पुलिस भी है, यहां भी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगर स्टेट लिस्ट की बात कर लिया जाए कि स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एंड देन इरिगेशन हो गया। ये सब वैसे सब्जेक्ट है दैट आर द पार्ट्स ऑफ द यूनियन लिस्ट। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन हर एक साल पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके। देन क्या है कि इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन द लॉज मेड फॉर द सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट, देन द डिसीजन मेड बाय विच गवर्नमेंट विल प्रिवेल। बोला गया कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है, कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है और स्टेट गवर्नमेंट के भी पास है। लेकिन बाय द वे अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो कॉन्फ्लिक्ट होने के रिगार्डिंग किस गवर्नमेंट की जो कानून है वो प्रिवेल करेगा, माने किस गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कानून को सही माना जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट। अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो कानून बनाया गया है उस कानून को ही जो है से कि लागू किया जाएगा, उस कानून को ही जो है से कि सही माना जाएगा। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि हु हैज द पावर टू मेक लॉज ऑन द रेसिडुअरी सब्जेक्ट। जो रेसिडुअरी सब्जेक्ट है, रेसिडुअरी सब्जेक्ट में जो भी मतलब सब्जेक्ट मेंशन है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो यहां भी क्या हो जाएगा, यूनियन गवर्नमेंट हो जाएगा। जो सब्जेक्ट रेसिडुअरी लिस्ट का पार्ट है
उन सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? यूनियन गवर्नमेंट। ओके, देन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स इन इंडिया एंजॉय स्पेशल स्टेटस? कौन सा स्टेट है इंडिया में जिसको स्पेशल स्टेटस दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, इन सभी को स्पेशल स्टेटस दिए गए हैं। लगभग हमारे देश में 9 स्टेट हैं जिनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है, विशेष राज्य की दर्जा दिया गया है। बिहार भी बहुत लंबे समय से विशेष राज्य की दर्जा की डिमांड कर रही है, लेकिन फिलहाल मिला नहीं है। स्पेशल स्टेटस देने पर होता ये है कि थोड़ा फंडिंग वगैरह जो सरकार की जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू थोड़ा उनको ज़्यादा मिलता है, पैसा ज़्यादा आता है, ठीक है। और इसकी जो चर्चा किया गया है, इसकी चर्चा आर्टिकल 371 में किया गया है। आर्टिकल 370 में जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, और बाकी राज्यों को जो स्पेशल स्टेटस दिया गया है वो आर्टिकल 371 के थ्रू दिया जाता है। ओके, तो इन सारे स्टेट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर वीमेन इन द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी इज। रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में कितने सीटों को जो है कि महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है? आंख बंद कर यहां पर क्या करना है? 1/3 मार देना है। 1/3 सीट, 33% जो सीटें हैं डेट आर रिजर्व फॉर द वीमेन इन द पंचायती राज व्यवस्था एंड इन द म्यूनिसिपैलिटीज या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कह लीजिए, ठीक है। 1/3 सीटें रिजर्व है महिलाओं के लिए। ओके, विच इज द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट नोन एज अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? कौन है जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है जिसको आप क्या कहते हो? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हो। विलेज पंचायत, स्टेट गवर्नमेंट को लोकल गवर्नमेंट थोड़े कहते हो, जिला परिषद को लोकल गवर्नमेंट थोड़े कहते हो, विलेज पंचायत को आप क्या कहते हो? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हो। जो सबसे लोकल लेवल पर है उसको क्या कहते हो? पंचायती राज व्यवस्था। हिंदी में भी आप सुने होंगे, पंचायत का चुनाव चल रहा है, पंचायती राज्य व्यवस्था। पंचायत को राज्य करने की व्यवस्था, उसी को हम लोग पंचायती राज्य व्यवस्था कहते हैं। विच लैंग्वेज इज रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस लैंग्वेज को जो है से कि नेशनल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया गया है, नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है? हिंदी, इंग्लिश, तमिल, नन। बताइए कौन से लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है? एक क्वेश्चन जैसे ही आएगा, आपका इच्छा होगा कि जो है से कि ऑप्शन ए हिंदी को जो है से कि सही मान ले, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। भारत में कोई भी ऐसा लैंग्वेज नहीं है जिसको नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया हो। यह ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है, बट नन लैंग्वेज इज डिक्लेयर एज अ नेशनल लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा। नन ऑफ दिस, नन ऑफ एबव। ओके, नाउ व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं कि जब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से पावर को लेकर अगर लोकल गवर्नमेंट को पावर देते हैं तो दैट विल बी नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। जो पावर सेंटर के पास है, जो पावर स्टेट के पास है, उसके पावर को छीनकर हम लोग क्या कर रहे हैं? लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट को दे रहे हैं। यानी पावर को कहीं ना कहीं क्या किया जा रहा है? डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है, मान एक जगह से मतलब डिस्पर्स किया जा रहा है। सो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ये एनसीईआरटी का लाइन है। When power is taken away from the central and state government and given to the local government, it is known as a decentralization. एनसीईआरटी का लाइन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following is the head of the municipal corporation? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन होता है? होम मिनिस्टर, सरपंच, गवर्नर, मेयर। तो क्या हो जाएगा आपको? मेयर हो जाएगा। मेयर इज द हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओके, द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन्वॉल्व्स, पंचायती राज जो सिस्टम है उसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं? यहां पर दिए गए हैं, हम बता देते हैं सही कि पंचायती राज व्यवस्था है, उस पर भी आप, उसमें भी आपको जो गवर्नमेंट देखने को मिलेगा वो 3 लेवल में देखने को मिलेगा, है ना? 1 2 3, ठीक है।
लेवल 1 2 3। लेवल 1 पर आपको क्या देखने को मिलेगा? लेवल 1 पर आपको विलेज पंचायत देखने को मिलेगा। लेवल 1 पर आपको विलेज पंचायत देखने को मिलेगा, ठीक है। लेवल 2 पर आपको क्या देखने को मिलेगा? ब्लॉक समिति। लेवल 2 पर आपको ब्लॉक समिति देखने को मिलेगा। एंड इसको ब्लॉक समिति कह लीजिए या मंडल कह लीजिए या पंचायत समिति कह लीजिए। और लेवल 3 पर आपको क्या देखने को मिलेगा? जिला परिषद, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था भी जो है वो 3 लेयर में डिवाइडेड है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा, विलेज ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। माने विलेज लेवल पर एक गवर्नमेंट है, फिर ब्लॉक लेवल पर है, एंड देन क्या है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। ओके, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। चीजें क्लियर है? ओके, तो चैप्टर 1 2 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग चैप्टर 3 की ओर मूव करते हैं। और चैप्टर 3 क्या है? जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। और इससे वैसे एमसीक्यू को हम लोग डील करने वाले हैं जो डायरेक्ट जो है बोर्ड में पूछे जाते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इन स्कैंडिनेवियन कंट्री, ठीक है, इन स्कैंडिनेवियन कंट्री सच एज स्वीडन, नॉर्वे एंड डैश, द पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन पब्लिक लाइफ इज वेरी हाई। तो स्कैंडिनेवियन कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं? तो स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड, ठीक है। ये 3 देश है, जिन 3 देशों को हम लोग क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्री, क्योंकि यहाँ का लैंग्वेज ही स्कैंडिनेवियन है। ओके, तो और इसके साथ साथ यहाँ पर जो महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है पब्लिक लाइफ में, पार्लियामेंट में, वो बहुत ही ज्यादा है। ओके, ठीक है, पहला क्लियर है। नेक्स्ट क्या है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी मीन्स, पेट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब क्या होता है? तो पेट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब होता है अ सोसाइटी डोमिनेटेड बाय मेल। ऐसा सोसाइटी जिस सोसाइटी में मेल का डोमिनेंस हो, पुरुषों का वर्चस्व हो, उस सोसाइटी को हम लोग क्या कहते हैं? पेट्रियार्कल सोसाइटी, ठीक है। ऐसा सोसाइटी जिसमें महिलाओं का डोमिनेंस हो, उसको हम लोग मैट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं, ठीक है। ऐसा सोसाइटी जहां इक्वालिटी की बात होती है तो डेमोक्रेसी में बात होती है, तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी आप कह सकते हो, और नन तो होगा नहीं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लिटरेसी रेट अमॉन्ग वीमेन इन इंडिया, भारत में महिलाओं का लिटरेसी रेट क्या है? तो भारत में महिलाओं का लिटरेसी रेट आपको 54% है। भारत में महिलाओं का लिटरेसी रेट 54% है। अगर पुरुषों को बात कर लिया जाए तो पुरुषों का कितना है? 76%। और अगर एज पर सेंसस ऑफ 2011, जो अगर पूरे इंडिया का लिटरेसी रेट अगर आपको जानना है तो आपका है 74.06%, ठीक है। ये हो गया पूरे देश का जो है लिटरेसी रेट, और ये हो गया आपका वीमेन का लिटरेसी रेट, और ये आपका क्या हो गया? पुरुषों का लिटरेसी रेट। ओके, ठीक है, चीजें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ऑन एन एवरेज, क्या बोला गया? ऑन एन एवरेज एन इंडियन वीमेन वर्क्स मोर देन एन एवरेज मेन एवरी डे। बोला गया कि अगर ऑन एन एवरेज देखिएगा तो पर डे जो एक भारतीय महिला है वो पुरुषों से कितना घंटा ज्यादा काम करती है। तो सच्चाई ये है कि अगर एवरेज देखिएगा, एवरेज बोला गया है कि पूरा एवरेज निकालिए कि भारत में जितनी भी महिलाएं काम करती हैं और भारत में जितने भी पुरुष काम करते हैं, और सबके काम का जोड़कर एवरेज निकाल लीजिए। तो एवरेज आप ये देखिएगा कि जो महिलाएं हैं वो 1 घंटा ज्यादा काम कर रही हैं पुरुषों से। ये रियलिटी है, ये फैक्ट है कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से ऑन एन एवरेज 1 घंटा ज्यादा काम करती, ठीक है। देन है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट ऑफ डैश विच ईयर प्रोवाइड्स दैट इक्वल वेजेस शुड बी पे टू द इक्वल वर्क। बोला गया कि जो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट आया था वो कौन से साल में आया था, जिसके थ्रू इस बात को प्रोवाइड किया गया, जिसके थ्रू इस चीज को डिसाइड किया गया कि इक्वल वर्क के लिए इक्वल वेजेस दिया जाएगा, ठीक है। माने अगर एक तरह का काम कर रहे हैं तो पेमेंट भी क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए, चाहे वो पुरुष कर रहा हो काम या चाहे वो महिला काम कर रहा हो, ठीक है। तो ये जो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट था वो कौन से साल में आया था?
तो डेट इज कम इन द 1976। 1976 में जब इंदिरा गांधी हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है, उसी समय जो है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट को पास कर कर जो है कि भारत में लाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया कि हु यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम द पॉलिटिक्स। कौन है जो ये बात बोलते हैं कि जो रिलीजन को आप राजनीति से, धर्म को कभी भी अलग नहीं कर सकते, कभी नहीं अलग किया जा सकता है। राजगोपालचारी ये बात बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं, गांधी जी बोलते हैं या नेहरू बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट दिया गया है गांधी जी के द्वारा। हालांकि वो कहते हैं कि राजनीति से धर्म को अलग नहीं किया जा सकता है, तो उनका मतलब ये है कि धर्म में जो अच्छी चीजें हैं, जो इथिक्स है, जो मोरालिटी है ना, उन चीजों को जो है से कि क्या करना चाहिए, राजनीति में लाना चाहिए। है, धर्म में सिर्फ बुराई ही नहीं होता है। अगर धर्म में सिर्फ बुराई होता तो कोई भी धर्म जो है इतने लंबे समय तक चलता नहीं। तो धर्म में अच्छाई भी होते हैं और बुराई, मतलब थोड़ा बुराई भी होता है ना। तो ये चीज है। तो कौन है जिनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, तो गांधी जी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है कि रिलीजन को जो है से कि राजनीति से कभी भी अलग किया नहीं जा सकता। और सच्चाई भी है, आज भी आप देख रहे हो तो जो पॉलिटिक्स होता है वो रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स तो होता ही है। भारत में जो राजनीति होते हैं वो धर्म के आधार पर होते ही हैं। ठीक है, हालांकि ये गांधी जी का मतलब नहीं था, है ना, वो अच्छे चीजों की बात कर रहे थे। डैश आर दोज लॉज दैट डील विद द फैमिली एंड इनहेरिटेंस रिलेटेड सच एज मैरिज, एडॉप्शन, मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन एंड फैमिली लॉज नहीं होगा। ये तो पूछ ही रहा है, क्वेश्चन ही पूछा कि कौन सा ऐसा लॉ है जो फैमिली और इनहेरिटेंस रिलेटेड जो है चीज़ों को डील करता है, जैसे कि मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, एडॉप्शन हो गया। तो यहाँ पर हो गया फैमिली लॉज। फैमिली लॉ जो है वो ये सब जो है, ये सब सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी विषय होते हैं उन विषयों को डील करने का काम करता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फैमिली लॉज हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज अ नो ऑफिशियल रिलीजन इन विच कंट्री। कौन सा देश ऐसा है जहां पर कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है? श्रीलंका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, इंडिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इंडिया। भारत में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं। अगर श्रीलंका की बात कर लिया जाए तो श्रीलंका में आपको बुद्धिज्म देखने को मिलेगा, बुद्धिज्म इज द ऑफिशियल रिलीजन। इंग्लैंड की अगर बात कर लिया जाए तो इंग्लैंड में आपको क्रिश्चियनिटी देखने को मिलेगा, क्रिश्चियनिटी इज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंग्लैंड। पाकिस्तान की अगर बात कर लिया जाए तो पाकिस्तान में आपको इस्लाम ऑफिशियल रिलीजन देखने को मिलेगा। इंडिया ही है, मतलब इन 4 देशों में इंडिया ही है जिसका कोई अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। ओके, तो यहाँ राइट ऑप्शन जो है डी इंडिया हो जाएगा। नाउ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन इन डिफरेंट स्टेट असेंबली। बोला गया कि जो अलग अलग स्टेट असेंबली है भारत में, वहां पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कितना है? लेस देन 5%, मोर देन 5%, मोर देन 10%, मोर देन 20%। तो क्या हो जाएगा? लेस देन 5%। ठीक, अगर पार्लियामेंट में बात कर लिया जाए तो पार्लियामेंट में लेस देन 10% है। और अगर अलग अलग स्टेट के स्टेट असेंबली की बात कर लिया जाए तो वहां पर महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 5% से भी कम है, 5% से भी कम है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला गया कि व्हेन वी स्पीक ऑफ जेंडर डिवीजन वी यूजुअली रेफर टू। जब हम लोग जेंडर डिवीजन की बात करते हैं तो जेंडर डिवीजन का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वीमेन, अनइक्वल रोल्स असाइन्ड बाय सोसाइटी टू मेन एंड वीमेन, अनइक्वल चाइल्ड सेक्स रेशियो, absence ऑफ वोटिंग राइट फॉर वीमेन इन डेमोक्रेसी। ठीक है, तो जब हम लोग जेंडर डिवीजन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो अलग अलग जो रोल है वो पुरुषों और महिलाओं को सोसाइटी के द्वारा असाइन किया गया है कि पुरुष को ये करना चाहिए, महिला को वो करना चाहिए। जेंडर डिवीजन का मतलब ये होता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ जेंडर डिवीजन। ठीक है, बायोलॉजिकल डिफरेंस नहीं होगा इसका मतलब, जेंडर डिवीजन का मतलब बायोलॉजिकल डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है ना,
और अनइक्वल चाइल्ड सेक्स रेशियो भी नहीं होगा, और वोटिंग राइट को ऑप्शन करना तो भी नहीं होगा। जेंडर डिवीजन का मतलब ये होता है कि अलग अलग रोल को असाइन करना सोसाइटी के द्वारा, कि पुरुष को ये करना चाहिए, महिलाओं को ये करना चाहिए, लाइक राइट वन। ठीक है, ओके। नाउ है कि वीमेन और मेन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर मेन एंड वीमेन। बोला गया कि कोई भी एक पुरुष या महिला वो इस बात में विश्वास रखता है या रखती है कि इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, महिला पुरुष को भी और महिला को भी। तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? पेट्रार्की कहते हैं, कास्ट हायरार्की कहते हैं, फेमिनिस्ट कहते हैं, या सोशल चेंज कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फेमिनिस्ट कहेंगे। उस पुरुष या महिला को हम लोग क्या कहेंगे? फेमिनिस्ट कहेंगे। फेमिनिज्म जो एक आइडियोलॉजी है, इस आइडियोलॉजी में ये माना जाता है कि देयर शुड बी इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर मेन एंड वीमेन। ठीक है, पुरुषों और महिलाओं को क्या मिलना चाहिए? इक्वल राइट्स मिलना चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। इस आइडियोलॉजी को हम लोग क्या कहते हैं? फेमिनिज्म कहते हैं। और जो व्यक्ति चाहे पुरुष हो या महिला हो जो इस आइडियोलॉजी में बिलीव करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फेमिनिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फेमिनिस्ट कहते हैं। ओके, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट द मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। क्या बोला गया कि जो कम्युनलिज्म है उसके रिगार्डिंग मोस्ट अगली फॉर्म क्या है, माने उसमें भयावह चीजें क्या देखने को मिलता है? कम्युनल वायलेंस, राइट्स, मैसाकर, ऑल ऑफ एबव। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव। कम्युनलिज्म शायद आप लोगों को याद होगा, जब रिलीजन को एक रिलीजन को सुपीरियर माना जाता है ना, तो इसका मोस्ट अगली फॉर्म ये होता है कि वहां पर कम्युनल वायलेंस देखने को मिलेगा, राइट्स देखने को मिलेगा, दंगे फसाद देखने को मिलेंगे, एंड मैसाकर जो है एक जो ग्रुप है दूसरे ग्रुप का जो है ऑर्गेनाइज करके उसको मार देता है, दैट विल बी नोन एज मैसाकर, नरसंहार। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको देखने को जो है कि संप्रदायवाद, इसका हिंदी होता है संप्रदायवाद, इसमें देखने को आपको मिल जाते हैं। विच इज द लीडिंग टू द ब्रेक डाउन ऑफ द कास्ट हिरार्की। भारत में जो कास्ट हिरार्की बना हुआ था, अपर कास्ट, मिडिल कास्ट, लोअर कास्ट, तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस कास्ट हिरार्की को तोड़ने का काम करते हैं? लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन तो बिल्कुल सही है, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी रेट एंड एजुकेशन तो ये भी सही है, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी ये भी सही है, ऑक्यूपेशन का चेंज होना। ठीक है ना, तो और डी क्या है? ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पर जो है अर्बनाइजेशन हुआ तो लोग शहर में आ गए हैं, तो शहर में कास्ट हायरार्किकल सिस्टम उतना देखने को नहीं मिलता है, लोग लिटरेट हो रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, इस कारण से भी कास्ट हायरार्किकल सिस्टम टूट रहा है। इसके साथ साथ लोगों का जो ऑक्यूपेशन है, जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन था, वो अब क्या हो रहा है? चेंज हो रहा, लोग ऑक्यूपेशन को चेंज कर रहे हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द कास्ट हायरार्किकल सिस्टम इन इंडिया। ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट चैप्टर, एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज द पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट। बोला गया कि मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से ऑप्शन है जिसका मतलब ये है कि ग्रुप ऑफ पीपल, कि लोगों का एक समूह है, हु कम टुगेदर जो साथ आए हैं, किस लिए साथ आए हैं? तो इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए, इसके साथ साथ गवर्नमेंट में पावर को होल्ड करने के लिए। तो उसको हम लोग, उस ग्रुप को क्या कहते हैं? उस ग्रुप को हम लोग पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट। ठीक है ना, दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इसका मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी में लोग साथ आते हैं ताकि चलो भाई इलेक्शन में जो है कि कंटेस्ट कर ले और जो है गवर्नमेंट में पावर को होल्ड कर ले। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी से ही जुड़ा हुआ है। पॉलिटिकल पार्टी रिफ्लेक्ट फंडामेंटल डैश इन अ सोसाइटी, पार्टीज आर अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टीजनशिप। बोला गया कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो रिफ्लेक्ट करता है फंडामेंटल व्हाट? सोशल डिवीजन, इकोनॉमिक डिवीजन, रिलीजियस डिवीजन, अदरवाइज पॉलिटिकल डिवीजन। तो साधारण सी बात है, पॉलिटिकल पार्टी है तो पॉलिटिकल पार्टी सोसाइटी को जो है कि क्या करेगा? पॉलिटिकली डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉलिटिकल डिवीजन। पॉलिटिकल पार्टी क्या रिफ्लेक्ट करता है? फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन का।
सोसाइटी को जो है पॉलिटिकली क्या कर देता है, वो डिवाइड कर देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन कंट्री लाइक इंडिया, भारत जैसे देश में डैश हु चूज कैंडिडेट्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन, इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए भारत जैसे देश में कौन जो है वो कैंडिडेट को चुनते हैं, टॉप लीडर चुनते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्टी चुनते हैं, अदरवाइज सपोर्टर ऑफ पार्टी चुनते हैं, अदरवाइज नन ऑफ एबव। तो भारत जैसे देश में जो पॉलिटिकल पार्टी के जो टॉप लीडर होते हैं वो टॉप लीडर कैंडिडेट को चुनते हैं इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टॉप पार्टी लीडर, क्या हो जाएगा, टॉप पार्टी लीडर हो जाएगा। ओके, देन क्या बोला गया कि गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसी ऑन डैश टेकन बाय ये जो है, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर इज 4, क्वेश्चन नंबर गवर्नमेंट इज, अच्छा ऑनलाइन हो जाएगा। यहां पर चीजें गड़बड़ हो गई है। ऑनलाइन क्वेश्चन क्या है, गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसी ऑनलाइन टेकन बाय, जो भारत में बोला गया कि जो सरकार होता है, सरकार अपने पॉलिसी को जो है ऐसे कि किस बेसिस पर बनाता है, ऑपोजिशन पार्टी के बेसिस पर, रूलिंग पार्टी के बेसिस पर, प्रेसिडेंट के बेसिस पर या पार्लियामेंट। तो रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी होता है, रूलिंग पार्टी की जो पॉलिसी होती है उस पॉलिसी के बेसिस पर ही जो है ऐसे कि रूल और रेगुलेशन, कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली लिंक टू द इमर्जेंस ऑफ, जो पॉलिटिकल पार्टी का जो राइज है वो डायरेक्टली किससे लिंक है, मोनार्कल डेमोक्रेसी के राइज होने से, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के राइज होने से, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के राइज होने से या कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के राइज होने से। तो क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टी का जो डोमिनेंस है, पॉलिटिकल पार्टी इसलिए तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि आप क्या देख रहे हो कि ज्यादातर देशों में जो लोग हैं वो किस तरह का डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं और रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, और मतलब कैंडिडेट और रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जिस कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा खड़ा किया जाता है, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यहाँ पर हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डी डैश एंड यूनाइटेड किंगडम आर एग्जाम्पल ऑफ टू पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल कौन कौन सा देश है। यहाँ पहला दे दिया है यूनाइटेड किंगडम, दूसरा आपका कौन सा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये दो देश ऐसे हैं, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां पर क्या चलता है, टू पार्टी सिस्टम चलता है। क्या चलता है, टू पार्टी सिस्टम। अगर वन पार्टी सिस्टम की बात कर लिया जाए तो चाइना में, मल्टी सिस्टम पार्टी की बात कर लिया जाए तो डैट इज इन द इंडिया। ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज इन द वर्ल्ड। साधारण सी बात है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो पूरे वर्ल्ड का ओल्डेस्ट पार्टी है, लेकिन ये कब बना है, तो कब बना है तो सबको याद होगा 1885। कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज की चर्चा की गई है, ठीक है ना। अब पॉलिटिकल पार्टी वाला ही चैप्टर है तो वहां पर कई सारे नेशनल पार्टी की चर्चा की गई है, उसमें आईएनसी की भी चर्चा की गई है। आईएनसी कब बना है, तो आईएनसी वाज मेड इन 1885। ओके, ये वर्ल्ड का सबसे मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी, मतलब जो ओल्डेस्ट, मतलब बहुत सारे जो ओल्डेस्ट पार्टी है उसमें से एक जो है आईएनसी को भी कंसीडर किया जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी कंसीडर किया जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, भारत में कौन है जो पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करता है, वो आइडेंटिफाई करता है कि दिस इज द पॉलिटिकल पार्टी। तो वो पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड सुप्रीम कोर्ट। तो क्या हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आइडेंटिफाई करने का काम कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री है जो वन पार्टी सिस्टम, कौन सा ऐसा देश है जहां पर वन पार्टी सिस्टम है। आंख बंद कर आपको क्या मार देना है, चाइना मार देना। आंख बंद उतना ही करना कि चाइना वाले ऑप्शन पर पिन रख कर आंख बंद करना है, पहले आंख बंद कर लीजिएगा जो है कि ऑप्शन गलत हो जाएगा।
तो ऐसे जो है कि आपको इस ऑप्शन पर ऐसे रखकर ऐसे आंख बंद करके आपको मार देना, चाइना, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज साइन डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू एन ऑफिसर रिगार्डिंग हर पर्सनल इंफॉर्मेशन। बोला गया कि उस डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं जो एक ऑफिसर के द्वारा साइन किया जाता है, उस और वो जो डॉक्यूमेंट होता है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एफिडेविट, है ना, एफिडेविट। एफिडेविट का नाम सुने होंगे कि एफिडेविट जारी किए जाते हैं, जैसे कैंडिडेट को एफिडेविट इशू मतलब देना पड़ता है कि उसके अगेंस्ट क्या क्या क्रिमिनल केसेस है या उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके रिगार्डिंग एफिडेविट उसको इलेक्शन कमीशन को सबमिट करना पड़ता है। तो उस डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट में पर्सनल डिटेल जुड़े हुए रहते हैं, उस डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, एफिडेविट कहते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हेन एंड अंडर हुज लीडरशिप वाज बहुजन समाज पार्टी फॉर्म। बहुजन समाज पार्टी जिसका अभी फिलहाल जो लीडर है वो लीडर कौन है, लीडर है मायावती। तो जो है बहुजन समाज पार्टी किनके द्वारा बनाया गया था और कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1984 में, और किनके द्वारा बनाया गया था, कांसी राम के द्वारा बनाया गया था। इट इज फॉर्म इन 1984 बाय द कांसी राम। ओके, व्हेन वाज बीजेपी फाउंडेड, बीजेपी को कब बनाया गया है, तो 1980 में भारतीय जनता पार्टी को बनाया गया है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर डेमोक्रेटिक स्टेट। वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, नन ऑफ द एबव। कौन सा ऐसा जो ऑप्शन है वो डेमोक्रेटिक ऑप्शन माने डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो वन पार्टी सिस्टम को अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि कम से कम 2 पार्टी तो होना ही चाहिए। वन पार्टी सिस्टम इज नॉट गुड ऑप्शन फॉर द डेमोक्रेटिक स्टेट या डेमोक्रेटिक कंट्री। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए वन पार्टी सिस्टम जो है कि कहीं ना कहीं ये चीजें मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि वहां डेमोक्रेसी है, कि सिर्फ एक ही पार्टी को जो है इलेक्शन कंटेस्ट करने का राइट है और गवर्नमेंट बनाने का राइट है। ये बातें डाइजेस्ट नहीं होता है डेमोक्रेसी। मिनिमम 2 पार्टी सिस्टम तो होना ही चाहिए, ठीक है। सबसे बेस्ट माना जाता है मल्टी पार्टी सिस्टम को। विच वन ऑफ द फ्लोइंग फैसिलिटीज ऑफर बाय द इलेक्शन कमीशन टू अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को कौन सा जो फैसिलिटी ऑफर किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो वो दिया जाता है आपको एक खास तरह का इलेक्शन सिंबल दिया जाता है। अगर रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है तो उस रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन एक इलेक्शन सिंबल देता है कि लो भाई ये तुम्हारी पहचान है और इस मतलब ये तुम्हारा सिंबल है, ये चिन्ह है, ये चिन्ह के थ्रू जो है कि आप क्या कर सकते हो, आप प्रचार प्रसार कर सकते हो, लोगों को आप मतलब प्रचार प्रसार करके बोल सकते हो कि भाई इस चिन्ह पर आपको क्या करना है, वोट देना है। तो ये फैसिलिटी मिलता है। ओके, नाउ लास्ट चैप्टर जो है वो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है। इससे क्या क्या एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, सारे एमसीक्यू को देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स आर ट्रू अबाउट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि कौन कौन से ऐसा स्टेटमेंट है या कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के रिगार्डिंग सही है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वो क्या होता है, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होता है, एक वैलिड गवर्नमेंट होता है। ओके, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे बी स्लो, लेस इफिशिएंट एंड नॉट ऑलवेज वेरी रेस्पॉन्सिव। तो ये भी सही है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो स्लो हो सकता है, लेस इफिशिएंट हो सकता है, ज्यादा इफिशिएंट नहीं हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वो ज्यादा रेस्पॉन्सिव ना हो। तो ये भी सही है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द पीपल्स ऑन गवर्नमेंट। इसके साथ साथ बोला गया कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वो लोगों का खुद का सरकार होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ एबव। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। ये जो 3 स्टेटमेंट है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के रिगार्डिंग सही है। ओके, ठीक है चीजें आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी प्रीफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप एवरीवेयर एक्सेप्ट। बोला गया कि हर एक जगह जो है डेमोक्रेसी को प्रीफर किया गया,
कि नहीं भाई हमारे देश में डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, लेकिन एक देश को छोड़कर। अब वो देश कौन सा है, इंडिया, तो इंडिया में तो ऐसा हो नहीं सकता है। फिर क्या है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, तो यहाँ पर क्या होगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो लोग हैं वो लोग क्या चाहते हैं कि उनके यहाँ डिक्टेटरशिप आए, उनके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं आए। बाकी सारे देशों में जो है से कि डेमोक्रेसी को प्रीफर किया गया है, लेकिन पाकिस्तान में जो परसेंटेज ज़्यादा है, जो पॉपुलेशन चाहती है कि उनके देश में क्या है, डिक्टेटरशिप है। तो ठीक है, डिक्टेटरशिप उनके यहाँ है भी, नॉट अ प्रॉब्लम। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है कि विच ऑफ दीज फैक्टर्स प्ले अ रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। बोला गया कि कौन सा जो फैक्टर है वो जो है से कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्री, तो बिल्कुल सही है, दूसरे देशों का सहयोग अच्छा होगा तो उस देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेजी से होगा। साइज ऑफ पॉपुलेशन, उस देश का पॉपुलेशन का साइज क्या है ये भी मैटर करता है। अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उस देश की इकोनॉमी को डेवलप करने में कुछ डिफिकल्टीज फेस करना पड़ सकता है। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा जो है कि कौन से इकोनॉमिक पॉलिसी जो है कि वो एडॉप्ट किए गए हैं, तो ये भी मायने रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी देश को इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए। ओके, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम 1900 ये हो जाएगा आपको 1950 टू 2000, ये आपको ठीक है। बोला गया कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रेट है अलग अलग देशों में 1950 टू 2000 के बीच हाईएस्ट है। कहां पर हाईएस्ट है, इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे ज्यादा कहां पर है, ऑल डेमोक्रेटिक रिजाइम, वो सारे देश जहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम है। पुअर कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप, गरीब देश जहां पर डिक्टेटरशिप है। पुअर कंट्रीज अंडर डेमोक्रेसी, गरीब देश जहां पर जो है कि डेमोक्रेसी है। अदरवाइज ऑल डिक्टोरियल रिजाइम, वो सारे देश जहां पर क्या है, डिक्टेटरशिप है। तो यहाँ पर जो आपको शायद ऑप्शन लग रहा है कि यहाँ पर ए होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए नहीं होगा। जो हार्श रियलिटी है वो हार्श रियलिटी ये है कि जहाँ पर डिक्टेटरशिप है, अगर 1950 और 2000 के बीच है ना, सभी देशों को साथ अगर लाकर अगर उसके इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर मेजर करते हैं तो उन देशों का इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है जहां पर पूरी तरह से क्या है, डिक्टेटरशिप है। हाँ, हालांकि थोड़ा ही ज्यादा है, ज्यादा मतलब जो डिफरेंस है इकोनॉमिक ग्रोथ का वो थोड़ा बहुत ही ज्यादा है, लेकिन ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो है कि जहां पर डिक्टेटरशिप है वहीं पर इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी से हुआ है। इस कारण से डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि एटलीस्ट आपको डिक्टेटरशिप से तो पीछे नहीं ही रहना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो बात की बात है, लेकिन इतना कम ना हो कि डिक्टेटरशिप जो है, डिक्टेटरशिप जैसे देशों में इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हो जाए और आपके यहाँ कम हो जाए। तो ये चीजें सही नहीं है डिक्टेटरशिप, सॉरी एक डेमोक्रेसी जैसे देश के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि अमॉन्ग द गिवन कंट्री इन विच कंट्री डू पीपल हैव द मैक्सिमम बिलीव दैट कि देयर वोट मेक अ डिफरेंस। बोला गया कि ऐसा कौन सा देश है जिस देश में ये माना गया है कि उनका जो वोट है, उनका वोट क्या कर सकता है, माने मेक अ डिफरेंस, उनका वोट जो है चीजों को बदल सकता है। नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको, नेपाल हो जाएगा। कौन सा देश है जिस देश के लोगों ने ये माना है कि उनका जो वोट है, उनका वोट जो है उनके देश में बदलाव ला सकता है। ठीक है, मैक्सिमम लोगों का मानना है, तो ये जो हो जाएगा वो नेपाल हो जाएगा। ओके, यहाँ रेशियो की बात किया जा रहा है, सबसे ज्यादा नेपाल में जो लोग हैं उनका कहना ये है कि उनका जो वोट है वो उनका वोट मायने रखता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्टैंड मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल।
बोला गया कि कौन सा ऐसा गवर्नेंस सिस्टम है लाइक थियोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी, कौन सा ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम है जिसमें सुपीरियर माना जाता है। किस मामले में सुपीरियर माना जाता है कि ये इंडिविजुअल के डिग्निटी और फ्रीडम को क्या करेगा, ज्यादा प्रमोट करेगा। एक व्यक्ति विशेष को डिग्निटी ज्यादा देगा, एक व्यक्ति विशेष को फ्रीडम ज्यादा देगा। कौन से गवर्नेंस सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा? तो साधारण सी बात है, वो जो चीज है आपको देखने को मिलेगा वो डेमोक्रेसी में ही देखने को मिलेगा। डेमोक्रेसी इज नोन फॉर द, या डेमोक्रेसी इज मच सुपीरियर स्टैंड फॉर रिगार्डिंग व्हाट, प्रमोशन ऑफ डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। ओके, डिक्टेटरशिप में बहुत कम होता है। ओके, इन अ डेमोक्रेसी अ सिटीजन्स हैज राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, दिस इज नोन एज। बोला गया कि डेमोक्रेसी में आप क्या देखते हो कि एक सिटीजन्स के पास राइट होते हैं और तरीका होता है कि जो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस है उसको क्या कर सके, वो एग्जामिन कर सके। और इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। भाई चीजें क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है ना, मैंने आर पार चीजों को देख सकते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है। मतलब डेमोक्रेसी में एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम के थ्रू आप क्लियरली देख सकते हो कि जैसे कि डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या है। जैसे पार्लियामेंट में जो किसी भी बिल पर वाद विवाद चल रहा है उसको आप देख सकते हो, डेफिनेटली देख सकते हो। मीडिया में जो डिबेट वगैरह चलते हैं उसको आप देख सकते हो। तो ये चीजें जो है आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर देखने को मिलता है, डेमोक्रेसी में ही देखने को मिलता है। और इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। ओके ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाई इज देयर डिले इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉस इन द डेमोक्रेसी। बोला गया कि डेमोक्रेसी में आप क्या देखते हो कि जो डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस होती है वो डिले होती है, या उसकी इम्प्लीमेंट करने की बात हो गया वो भी डिले होता है। तो क्यों डिले होता है? तो गवर्नमेंट डोंट वांट टू टेक डिसीजन, सरकार जो है वो डिसीजन लेना नहीं चाहता है, तो ये तो हो नहीं सकता है, सरकार तो डिसीजन लेना चाहता ही है। गवर्नमेंट इज हेजिटेट इन टेकिंग डिसीजन, गवर्नमेंट को हेजिटेशन होता है डिसीजन लेने में, तो ये भी सही नहीं होगा, मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत ही है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, ये आपका सही होगा, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी किस पर बेस्ड है, डेलिब्रेशन पर बेस्ड है डेमोक्रेसी, और नेगोशिएशन पर। वाद विवाद होते हैं, चीजें नेगोशिएट किया जाता है, इस कारण से जो डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस होता है या इम्प्लीमेंटेशन की जो प्रोसेस होता है डेमोक्रेसी में, वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, डिले हो जाता है, लेट हो जाता है। ओके, तो दिस इज द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ओके, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। व्हाट इज प्रोमोटेड मच मोर बाय डेमोक्रेसी देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बोला गया कि कौन सा ऐसा चीज है जो डेमोक्रेसी के द्वारा बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है अगर दूसरे गवर्नेंस सिस्टम से अगर कंपेयर करते हो तो। इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, इकोनॉमिक इक्वालिटी हो गया, अदरवाइज डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। तो यही चीज जो है, इंडिविजुअल की डिग्निटी होनी चाहिए, इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक इंडिविजुअल के पास फ्रीडम होना चाहिए। ये जो चीजें हैं सबसे ज्यादा प्रमोट कहाँ किया जाता है, डेमोक्रेसी में। कहाँ किया जाता है, डेमोक्रेसी में। ओके, ये चीजें आपको डिक्टेटरशिप में नहीं देखने को मिलेगा, आर्मी रूल में नहीं देखने को मिलेगा, मोनार्कियल सिस्टम में भी नहीं देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा आपको कहां पर देखने को मिलेगा, इन अ डेमोक्रेसी। ओके, दैट्स व्हाई पीपल सपोर्ट दिस गवर्नेंस सिस्टम, कि लोगों के पास क्या होगा, डिग्निटी होगा, और लोगों के पास क्या होगा, फ्रीडम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन विच ऑफ दिस कंट्रीज हाफ ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन पॉवर्टी। कौन सा ऐसा देश है जिस देश की जो आधी पॉपुलेशन है वो गरीबी में रहता है, तो बांग्लादेश। आपकी बुक में चर्चा की गई है, बांग्लादेश का जो आधा पॉपुलेशन है वो आधा पॉपुलेशन जो है वो गरीबी में जो है कि वास करता है, गरीबी में रहता है, गरीबी में जीता है, तो बांग्लादेश हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। कौन सा ऐसा देश है जो सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के रिगार्डिंग सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बेल्जियम हो जाएगा। बेल्जियम इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द व्हाट,
एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से उसने क्या किया, एकोमोडेट किया, समझौता किया। तो बेल्जियम यहाँ पर परफेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है।